नमस्कार। तो जैसा कि हमने बात कर रहे थे कि हम आम्रपाली संस्थान में आज कोरोना वॉरियर्स का सम्मान कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से क्यों ना हो। तो इसी श्रृंखला में हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसपी सिटी डॉक्टर जगदीश चंद्र जी। सर, आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी संस्था में आए। और पहले तो आप ये बताइए सर, जो आपका फील्ड है दैट इज़ अ वेरी टफ फील्ड, मतलब रफ एंड टफ रहना पड़ता है आप लोगों को, लेकिन कोरोना काल के समय आप लोग जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो बहुत सराहनीय है आपकी पूरी टीम का। इसी के साथ आप जो मदद कर रहे हैं लोगों की, इसमें आपकी अपनी सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है, आपके परिवार की सेफ्टी ज़रूरी है, आपकी टीम की सेफ्टी ज़रूरी है। तो आप उन सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं? आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ भी फेस करने को मिल रही हैं, इस बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो आम्रपाली इंस्टीट्यूट्स और उनके अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया, आमंत्रित किया। कोरोना काल की अगर हम बात करें और vis-a-vis पुलिस के रोल की अगर हम बात करें, तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो सेकंड फेज़ था ये बहुत टफ था और इस बार की स्थितियाँ बहुत गंभीर थी। हमने अपने सामने लोगों को तड़पते देखा ऑक्सीजन के लिए, हॉस्पिटल्स के बेड्स के लिए, जो दवाइयाँ थी, ज़रूरत की भर के जो इक्विपमेंट्स थे वो नहीं मिल रहे थे और अस्पताल पूरी तरह फ्लडेड थे। पिछले बार और इस बार में ये था कि डेथ रेट इस बार बहुत ज़्यादा थी। पुलिस का जो प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी है, इस अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम दे रहा था, बावजूद के कि वो बहुत हाई रिस्क पे था। इसके लिए हमारे जो मुख्यालय से और उच्चाधिकारियों के लिए दिशा निर्देश निर्गत किए गए थे, किस ढंग से आपको अपनी सेफ्टी रखनी और साथ में ही ड्यूटी अपनी बहुत अच्छे ढंग से संपादित करनी है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि तमाम इन हर्डल्स के बावजूद कि जहाँ पे हमें अपनी चिंता करनी थी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पुलिस कर्मियों का एक अपना सीओ मोटो, एक इस ढंग का अंदर से चीज़ निकल कर आई कि ठीक है, हमें अपनी सेफ्टी तो ध्यान में रखनी है, परिवार की भी देखनी है, लेकिन हमारे लिए हज़ारों लाखों लोग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो ज़रूरतमंद है, जिसको मदद की ज़रूरत है। इसी उद्देश्य से मुख्यालय स्तर पे जो हमारे डीजीपी सर थे, उन्होंने मिशन हौसला शुरू किया गया। हम तमाम उन लोगों तक पहुँचे जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत थी, जिनको हॉस्पिटल में बेड की ज़रूरत थी, वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, जिनको एम्बुलेंसेस की ज़रूरत थी, जिनको राशन की ज़रूरत थी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे वो कांस्टेबल रैंक में हों, चाहे किसी भी पद पे हों, उन सभी ने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी से बाहर जाकर काम किया और ये बहुत काबिल तारीफ़ था। इसमें मैं उन सभी अपने जो टीम के मेंबर्स को बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक अपनी सरकारी ड्यूटी से ऊपर उठकर काम किया। सर, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगी, क्राइम रेट भी बहुत बड़ा है कोविड टाइम पीरियड पे भी और वैसे भी रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो क्राइम हम फेस कर रहे हैं आज के इस जनरेशन के साथ भी, वो ये है कि साइबर क्राइम। मतलब पता नहीं चलता है, विद इन सेकेंड्स आपका अकाउंट खाली हो जाता है, बस देखने को मिलता है ये कैसे हुआ। तो इस चीज़ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और अगर कोई इंसान इस चीज़ का शिकार होता है तो वो सबसे पहले अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करे, किसके पास जाके अपील करे? ये बात सही है कि कोरोना के टाइम से कुछ क्राइम्स में बढ़ोतरी हुई और जैसे कि आपने पॉइंट आउट किया, इसमें साइबर क्राइम सबसे ऊपर रहा। समय के साथ जो अपराधी हैं उन्होंने भी अपने तौर तरीकों में बदलाव किया है। पहले बॉडी ऑफेंस बहुत होते थे, लूट, हत्या, डकैती, इस ढंग की वारदातें बहुत होती थी, प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस ज़्यादा थे। अब अपराधियों ने अपना तरीका बदल लिया। अब वो एक आराम से अच्छे कंप्यूटर के सामने बैठकर अपने मोबाइल को हाथ में लेकर आसानी से एक दिन में लाखों का चूना लगा सकते हैं। अपग्रेड हो गए सर, अपग्रेड हो गए। इसमें इस कोरोना काल में भी उनके द्वारा लगातार ऐसी कार्रवाइयाँ की गई। आपने कई सारे ऐसे संस्मरण सुने होंगे जिसमें कि उन्होंने ऑक्सीमीटर के नाम पे, दवाइयों के नाम पे केमिस्टों को ही ठग डाला, अस्पताल वालों को ही, पैथोलॉजी वालों को ठग डाला। इसके अलावा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देख रहे हैं कि कभी किसी के पिन पूछने के नाम पर, कभी किसी का आधार कार्ड को ठीक करने के नाम पर, तमाम सारे ऐसे जानकारियाँ जुटाकर उनके अकाउंट्स को खाली कर दिया जाता है। इसके लिए नैनीताल पुलिस के द्वारा 2 हेल्पलाइन जारी किए गए। हमारी एक साइबर सेल है जिसमें डेडिकेटेड स्टाफ है जो 24 घंटे काम करते हैं। उन हेल्पलाइन नंबर्स पे कभी भी किसी के साथ अगर कोई वारदात हो जाती है तो वो इमीडिएटली
उनको रिपोर्ट करें। इसमें समय का बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे ही आपके साथ कोई ऐसी वारदात होती है, आप इमीडिएटली उन नंबर्स पे कॉल कर लें, या फिर अगर आपके पास कोई नंबर नहीं है तो आप 112 हमारा टोल फ्री नंबर है, उस पर कॉल कर लें। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर जैसे ही ये क्राइम हुआ उस दौरान अगर आपने इन सेल्स को बता दिया तो हम आप उन अकाउंट्स को फ्रीज कर सकते हैं। तो जो वो पैसा ट्रांजैक्शन के मोड में है उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं और वो उसके वापस आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद अगर ये क्राइम हो गया तो फिर हम FIR दर्ज करते हैं और उसके बाद अपराधियों के पीछे पड़ते हैं। अभी हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया था। हम लोग 5-6 लोगों को राजस्थान से लेके आए हैं और ये एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है साइबर क्राइम्स का। इसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान बॉर्डर पे और इसके अलावा बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में कुछ पॉकेट ऐसे हैं जहाँ पे उस गांव के गांव यही काम करते हैं और उनका मोडस ऑपरेंडी बहुत सीधा साधा है। वो इंटरनेट से मोबाइल फ़ोन की लिस्ट लेते हैं और दिन भर में अगर उनके पास 100 की लिस्ट है तो वो कॉल करते रहेंगे लोगों को, कई सारे, जिसका भी नंबर लग गया और जिसके जो उनके झांसे में आ गया उसके अकाउंट से पैसे चले जाएंगे। ज़िंदगी भर की कमाई बहुत सारे लोगों की चली जाती है। हमें खुशी इस बात की है कि आप लोग धीरे धीरे समझने लगे हैं इस बात को। हमें इमीडिएटली कॉल करते हैं और हमने बहुत सारे मामलों में लोगों के पैसे लौटाए हैं। मैं फिर से लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अगर इस ढंग की कोई वारदात होती है उनके साथ तो उसको छुपाएं नहीं, उसको जल्दी से शेयर करें। जितनी जल्दी आप पुलिस को सूचित करेंगे उतनी ज़्यादा संभावना होगी कि आपके पैसे बच जाएं। तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट है टाइम। और साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए हमारी लगातार कोशिश है। मुख्यालय स्तर से भी पूरे प्रदेश की पुलिस को हाईटेक किया जा रहा है। हम तमाम सारे ऐसे गैजेट्स जो हैं जिसमें कि जो इन टूल्स को डिकोड करते हैं उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसे संसाधन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जा रही है, साइबर थाने खोले गए हैं। इन तमाम चीज़ों पे कार्रवाइयाँ चल रही है और हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे हमारी पुलिस हाईटेक होगी। ऐसे अपराधियों को हम जल्दी से अपनी गिरफ्त में लेंगे और ऐसे अपराधों पर नियंत्रण कर पाएंगे। और उम्मीद है कि इस ढंग के जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, लोगों को उनकी जो मेहनत, जो जीवन भर की कमाई है, उसको बचाने में हम अपना योगदान कर सकेंगे। बिल्कुल सर, आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई। सर, एक लास्ट चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो ये वर्दी होती है ना, ये बहुत मेहनत से मिलती है, बहुत रुबाब होता है इस वर्दी का। तो बहुत से बच्चे आपसे इंस्पिरेशन भी लेते हैं। तो हमारे आम्रपाली के जो छात्र हैं, आप उनको क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? आप उनकी इंस्पिरेशन कैसे बनना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी के पड़ाव में आप जो भी कैरियर चुनना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में है, एक तो उसको बहुत शिद्दत के साथ करें। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप मैनेजर बनना चाहते हैं, एक अच्छा शेफ़ बनना चाहते हैं, जिस भी काम को करें उसमें अपना 100% डालें। पहला पॉइंट मेरा ये था कि आप प्रोफेशनल नॉलेज जब आप गेन करते हैं तो आप अपने कार्यस्थल पे एक अच्छे प्रशासक बनेंगे, अच्छे कर्मी बनेंगे, अच्छे सहयोगी बनेंगे। जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के स्टूडेंट्स को, अपने प्रोफेशनल नॉलेज के साथ आप जो सेंसिटिव होइए, जो सामाजिक इशूज हैं समाज के प्रति, परिवार के प्रति, उन जितनी भी हमारी समाज में इशूज हैं, अगर उनके प्रति आप संवेदनशील होंगे तो निश्चित रूप से आप एक बेहतर इंसान बनेंगे ही और उस कार्यस्थल पे एक बेहतर आप मैनेजर, एक बेहतर प्रशासक, एक बेहतर मैनेजमेंट के आदमी बनेंगे। इसलिए मैं 2 चीज़ों पे फोकस करना चाहूँगा। प्रोफेशनल नॉलेज एक्वायर करें और सेकंड सेंसिबल बने। यही 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिली। तो इसी के साथ इस संवाद को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।